तो फिर टाटा के पास पूरा इकोसिस्टम है। तो जिस लेवल पे टाटा काम करता है ना, इस लेवल पे कोई काम नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। और बात रही क्वालिटी की, तो फिर टाटा रेंज रोवर जगुआर भी बनाता है। तो क्वालिटी कंपनी वाले ही ऐसी लग्जरी व्हीकल्स बनाते हैं, हल्के वाले तो बनाते नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। और टाटा फिर पूरी दुनिया में बिकती है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में बिके। दुनिया में वही चीज बिकेगी जिस चीज की क्वालिटी होगी। के लास्ट महीने जून में पूरे पाकिस्तान के अंदर 6,200 गाड़ियां बिकी हैं, सारी कंपनियों की मिला करा के। इंडिया के अंदर हुंडई की जो i10 गाड़ी है, i10 के i20 जो भी है, सिर्फ वो गाड़ी सर 18,000 यूनिट बिके हैं, सिर्फ वो एक मॉडल। और पाकिस्तान में सारे मॉडल मिला के 6,200। अब सर मेरा जो मैनेजर था अभी नहीं है, वो हर साल नई बाइक खरीदता था 125। बोलता था नए स्टिकर के। अच्छा। मैंने बोला स्टिकर ही तो है, उतार के दूसरा चिपका दे, खरीद के नहीं क्यों खरीद रहा है भाई। अब ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों की वजह से ये कंपनियां हम्म। चल रही हैं। मैं लाहौर सर 11 घंटे में पहुंचता हूँ कराची से। हम्म। और रेलवे कितनी, लाहौर अच्छा। से कराची की रेलवे कितना लेती है? 36 घंटे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हम इनसे बातचीत करेंगे टेस्ला से मुतल्लिक। टेस्ला आ रही है और टेस्ला को वहां पर टफ टाइम देगी टाटा और महिंद्रा। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें। लेकिन उससे पहले हम उनको अपने शो में वेलकम कहते हैं। तो वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा दिव्य भाई, आज हम आपसे कुछ मजेदार सी चीजें हमारे जो देखने वाले उनके लिए पूछेंगे। एक तो टेस्ला का बहुत नाम सुना जा रहा है, इंडिया में टेस्ला आ रही है, टेस्ला आ रही है। तो टेस्ला जब आएगी तो टाटा और महिंद्रा उसके साथ कैसे बिहेव करेंगी? आप समझते हैं कि टेस्ला इंडिया में कुछ अपनी जगह बना पाएगी? पहले तो ये चलते हैं, उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे। पहले ये बताइएगा जरा हमें। सर देखें, जब जम्मू कश्मीर में लिथियम निकला था ना, उस वक्त मैंने मैसेज किया था अपने दोस्तों को कि अब टेस्ला और पैनासोनिक दोनों इंडिया आ रही है। और दोनों आ रही हैं, दोनों का अनाउंसमेंट हो गया। ठीक है। अब टेस्ला इंडिया आ रहा है सर, वो गीगा अपनी उसकी गीगा फैक्ट्री कम से कम $2.5 बिलियन की लगती है। तो आप कम से कम भी इन्वेस्टमेंट टेस्ला $2.5 बिलियन की तो करेगा ही करेगा। और उस फैक्ट्री में उसने कहा है कि सालाना हम 5 लाख गाड़ियां बनाएंगे। और हमारी जो शुरुआती गाड़ी है वो 20 लाख रुपए से शुरू होगी। अब इसके ऊपर आ जाते हैं कि क्या वो कम्पीट कर पाएगा, क्या वो नहीं। सर देखिए, कम्पीट कर पाएगा, नंबर 1 कभी नहीं बन पाएगा इंडिया में, इंडिया के अंदर की। और जाहिर सी बात है, टेस्ला एक्सपोर्ट भी तो करेगा इंडिया से, सारी की सारी इंडिया में थोड़ा बेचेगा बना के। तो वो चीज है, टेस्ला के लिए फायदेमंद है। नंबर 1 नहीं बनाएगा, नंबर 1 टाटा रहेगी। उसकी बहुत सारी वजूहत है। उनकी एक वजूहत मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे टेस्ला के पास जो है, टाटा है, गाड़ी को स्टील चाहिए, टाटा स्टील है। गाड़ी के अंदर जो आपकी बैटरियां बनती हैं, टाटा केमिकल है। अभी वो गाड़ी के क्या है, लिथियम आयन बैटरीज हैं, तो टाटा ने अभी वो लिथियम आयन बैटरी का प्लांट गुजरात में 13,000 करोड़ का। गाड़ी के एनिमेशन करनी है तो टाटा एलेक्सी है। गाड़ी के कंप्यूटर और आईटी का काम करना है तो टाटा आपका वो है, टीसीएस है, कंसल्टेंसी सर्विसेज। गाड़ी के स्पेयर पार्ट है तो टाटा ऑटो कंपोनेंट है। ठीक है। गाड़ी को बेचना है तो वो टाटा एजीआई इंश्योरेंस है। टाटा कैपिटल, गाड़ी को लोन पे देना है तो टाटा कैपिटल से आप गाड़ी को लोन और लीज पे दे दो। तो सर टाटा के पास पूरा इकोसिस्टम है। तो जिस लेवल पे टाटा काम करता है ना, इस लेवल पे कोई काम नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। तो ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टाटा को इतना बड़ा एडवांटेज है कि हर चीज वो खुद ही बनाते हैं घर में ही। वो बहुत कम चीजें हैं जो बाहर से लेते हैं। तो एक ये बड़ी वजह है कि जिस वजह से टाटा नंबर 1 ही रहेगी। फिर प्राइस की बात है, क्योंकि सर टाटा ने 8 या 9 लाख से शुरू कर दी है ईवी। 9 लाख से, मेरे ख्याल अल्ट्रोज, मेरे ख्याल से टाटा अल्ट्रोज है ईवी, वो मेरे ख्याल से दे रहे हैं 9 या 10 लाख से। तो ये 20 लाख बिकेगी सर, नो डाउट। टाटा टेस्ला बिकेगी, अच्छी खासी बिकेगी, अपनी मार्केट में प्रेजेंस भी होगी, प्रॉफिटेबल भी होगी, एक्सपोर्ट भी करेगी। लेकिन नंबर 1 कभी नहीं बन पाएगी इंडिया में। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें मद्देनजर रखनी है, अगर ये कंपटीशन आपस में करते हैं तो। अच्छा, यहाँ पर एक तो रेट का आपने डिफरेंस बताया कि टाटा की चीजें जो है वो, क्योंकि वो लोकली सारा कुछ बनता है तो वो उससे बेहतर होगी, सस्ती होगी। क्वालिटी का भी फर्क होगा टेस्ला और जो टाटा के दरमियान में, अगर कंपैरिजन किया जाए तो कुछ फर्क होगा क्वालिटी का भी?
सर देखें, क्वालिटी का फर्क नहीं होगा, टेक्नोलॉजी का होगा। टाटा टेस्ला के पास दो तीन चीजें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजिकल वाइज वो टाटा से एज है उसके पास। नहीं तो वैसे क्वालिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि टाटा के पास, टाटा की गाड़ियों की सेफ्टी रैंकिंग भी हाईएस्ट ही है जिस तरह टेस्ला की है। और बात रही क्वालिटी की, तो सर टाटा रेंज रोवर जैगवार भी बनाता है। तो क्वालिटी कंपनी वाले ही ऐसी लग्जरी व्हीकल्स बनाते हैं, हल्के वाले तो बनाते नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। और टाटा फिर पूरी दुनिया में बिकती है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में बिके। दुनिया में वही चीज बिकेगी जिस चीज की क्वालिटी होगी। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की तरफ अगर आए तो पाकिस्तान में आपको कैसे नजर आ रहा है? पाकिस्तान के अंदर कोई भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती चीज, हुंडई के प्लांट लगे हैं, कोई भी है वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर टोयोटा के भी हैं, असम्बलिंग होती है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। और अब ये मैं आपसे पूछूंगा कि वो भी जो असम्बलिंग होती थी, जो 2 लाख पहले गाड़ी असम्बल होती थी, अब वो रह गई है 50,000 रह गई है। इतनी ज्यादा, एक तो प्रोडक्शन में कमी क्यों हुई है पाकिस्तान के अंदर? महंगाई की वजह से है। दूसरा, अगर हम कंपैरिजन करें पूरी दुनिया में जो मॉडल होते हैं गाड़ियों के, उनमें हर चीज कंप्लीटली होता है, उसमें फीचर्स कंप्लीट आते हैं। पाकिस्तान को ये लावारिस समझा हुआ उन्होंने कि रेट सबसे ज्यादा होते हैं और गाड़ी के फीचर्स जो है वो कम कर दिए जाते हैं जो पाकिस्तान के अंदर आता है। तो एक तो ये जानूंगा, दूसरा मैं ये कि टेस्ला या इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं अपने प्लांट लगाती? सर अब देखें, पहली चीज से हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का डेटा आया है कि लास्ट महीने जून में पूरे पाकिस्तान के अंदर 6,200 गाड़ियां बिकी हैं, सारी कंपनियों की मिला करा के। इंडिया के अंदर हुंडई की जो i10 गाड़ी है, i10 के i20 जो भी है, सिर्फ वो गाड़ी सर 18,000 यूनिट बिके हैं, सिर्फ वो एक मॉडल। और पाकिस्तान में सारे मॉडल मिला के 6,200। क्यों? वो आपको भी पता है, महंगाई है। जो इन्फ्लेशन हमारे पास चल रही है और जिस हिसाब से गाड़ियां महंगी हो गई हैं, तो लोगों की इनकम तो नहीं बढ़ी ना, महंगाई बढ़ी है। तो एक सबसे बड़ी वजह तो पाकिस्तान में वो है। अब इसके अंदर आता है कि असेंबलिंग क्यों है। देखिए, ये हुंडई आया है, किया आई, कब आई? पिछले 4-5 साल में ही आई ना। उससे पहले तो टोयोटा, होंडा, सुजुकी, 47 से लेके अब तक वही, उन्हीं की दादागिरी, उन्हीं का सब चल रहा है। तो सर पाकिस्तान में आप कोई गाड़ी आने और दे नहीं रहे मैन्युफैक्चरर को, सिर्फ इन तीन के पास आपने वो मोनोपोली दी हुई है। तो उनकी मर्जी चलती थी मोनोपोली में। ठीक है, अब जब मोनोपोली में वही डिसाइड करते थे हमें फीचर कितने देने, हमें रेट कितना सेट करना, हमें ये कितना करना। अब इसके अंदर सर, अच्छा मैं आपको एक और अच्छी सी चीज बताऊं, जो टोयोटा है, सर टोयोटा के 50% स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में बनते हैं। फिर भी वो कभी कीमत नहीं गिराते, वो कीमत सिर्फ बढ़ाते ही हैं। होंडा वगैरह इनके स्पेयर पार्ट ज्यादातर 90% बाहर से आते हैं, लेकिन टोयोटा के 50% स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में ही बनते हैं। लेकिन आप देखें, रेट कभी नहीं कम करेंगे, मोनोपोली, वो अपना है ना, दादागिरी इनकी चलती रहती है। और लोग बेवकूफ है, गाड़ियां खरीदते क्यों हो उनकी? तो मैं तो लोगों को ब्लेम करूंगा, तुम लोग बेवकूफ हो। उसके बाद देखें कि आपने कहा कि हुंडा वगैरह जो अब रिसेंट गाड़ियां आई हैं वो भी असेंबली करनी, को मैन्युफैक्चरिंग नहीं लेके आया। सर पाकिस्तान की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है ना, पहली चीज के, कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाएगा नहीं, क्योंकि आपके पास वो स्किल लेबर नहीं है। पाकिस्तान के पास रॉ मटेरियल नहीं है। आपकी ऑटो कंपोनेंट कंट्री कंपनीज नहीं, ऐसी कंपनियां नहीं है जो स्पेयर पार्ट बनाती हैं। तो स्पेयर पार्ट सारे आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाएगा। दूसरा, फिर असेंबलिंग ही लगाएगा जब आपके पास स्पेयर पार्ट ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। क्यों नहीं है, हम उसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे तो वो फिर पॉलिटिशियंस का भी है। और इन तीन, टोयोटा, सुजुकी और होंडा, इन तीन के तीन मालकान की भी गलती है मिलके, कि क्यों नहीं है। अब इसके अंदर आते हैं कि क्या दुनिया में कभी बड़ी कंपनियां आ पाएंगी। मैं पहले जर्मन कंपनियों की बात करता हूँ। जर्मन, यूरोपियन, अमेरिकन कंपनीज जो इंडिया में ऑलरेडी बना रही हैं। इंडिया में सर अभी आज की तारीख में 743 ऑटो कंपोनेंट स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर आप टायर में जाते हैं तो टायर के अंदर भी इंडिया के अंदर 7 से 8 टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, और जिसमें से बीकेडी दुनिया की चौथी के पांचवी सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बीकेडी इंडिया की। फिर आपको बाकी तो आपको पता ही है, एमआरएफ वगैरह, वो उसकी तो हम ऐड वगैरह देखते रहते हैं। बीकेटी इतना कॉमन नहीं है, लोगों के सामने नहीं आता। तो इंडिया में सर जब आपके पास इकोसिस्टम आ गया, आबादी भी है, मिडिल क्लास इनकम भी है, मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, जो खरीद सकते हैं लोनों पे भी, उस पे भी,
और आपके पास स्पेयर पार्ट्स है तो आप सस्ते रेटों पे कर सकते हैं, बना सकते हैं। बिजली भी सस्ती है, गैस भी सस्ती है, जमीन भी गवर्नमेंट फ्री में दे देती है या कौड़ियों के भाव दे देती है कि आओ फैक्ट्री लगाओ, रोजगार दो। तो सब फिर वो जब आते हैं ना, वो बड़ी फैक्ट्रियां डालते हैं, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाते, वो एक्सपोर्ट करते हैं। आप देख लें ऑडी और मर्सिडीज की अगर औरंगाबाद में जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और पुणे में, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाती, वो बना के एक्सपोर्ट भी करती हैं एशिया में। एक्सपोर्ट के लिए आपको इकोसिस्टम चाहिए। आप दूसरे मुल्क से स्पेयर पार्ट एक मुल्क में इंपोर्ट करके आप वहां पर बना के आप तीसरे मुल्क में नहीं बेच सकते ना। वो दूसरे मुल्क में इतनी महंगी है तो तीसरे मुल्क में तो और महंगी हो जाएगी, क्योंकि 3 मुल्कों की इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है उस गाड़ी के ऊपर। तो ये एक वजह। अब बात रही टेस्ला के ऊपर आते हैं। देखिए टेस्ला हो चाहे आपकी कोई और इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, उसके लिए पर पाकिस्तान में पहले तो हम बिजली का मसला हल कर लें, तो फिर टेस्ला को बुलाने की कोशिश कर लेंगे। बिजली है नहीं तो गाड़ी कहाँ से चार्ज करेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हम जरा यहाँ पर आप गाड़ियों की तो सारे बातें करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रकों की, और जो बड़ी बड़ी बसेज हैं और जो मजदा वगैरह जो है, मिनी ट्रक है, इनके ऊपर भी बात करें। इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनके रेट वगैरह अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया या पूरी दुनिया के साथ, तो यहाँ पर तो कैसे देख रहे हैं कि ये जो हम भी टोटली, मेरे ख्याल पाकिस्तान के अंदर ये तो इम्पोर्ट हो रही है सारी बसेज और जो ट्रक वगैरह हैं, इनके बारे में जरा बताइएगा देखने वालों को। देखिए बसें तो आपकी 100% इम्पोर्ट हो रही हैं। आपके मजदा, जो मजदा वैसे हम लोग कंपनी का नाम है, लेकिन हम लोग वैसे बोलते हैं कि छोटा छोटा वो वाला ट्रक, छोटा ट्रक। जी। ठीक है, तो वो भी कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो भी आपकी इम्पोर्ट ही हो रही है। बीच में हुंडई वो बनाती थी शेजोर वगैरह, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई। शेजोर सस्ती हुआ करती थी क्योंकि वो इधर बनती थी, वो असेंबल नहीं होती थी, वो बनाते थे पूरा बाकायदा। मेरे ख्याल दोबारा से अब स्टार्ट की है इन्होंने, शाहजोर वालों ने वो कुछ फेल हो अरसे गई, से। वो फेल हो गई, अच्छा। क्योंकि अब वो उन्होंने क्या किया, इन लोगों को भी थोड़ा कीड़ा चढ़ा के शेजोर में सामान लादने वाली गाड़ी में एसी दिया जाए। अब हाँ जी, हाँ जी। अब दुनिया में एसी होता है, पर दुनिया में फिर इंजन भी तो ताकतवर होता है। इंजन वो पुराना रखा है, एसी उसके अंदर डाल दिया है, तो वो लोड ही नहीं उठा पाती, तो वो फेल हो गई। अच्छा ट्रकों की आपने बात की, हीनो के ट्रक बनते हैं पाकिस्तान में 50%, और 50% उसका माल इंपोर्ट होता है। बाकी हीनो के अलावा जितने भी ट्रक हैं वो सारे आपके इंपोर्ट होते हैं। जो निसान के हम देखते हैं डंपर वगैरह, या सैनी के हो गए, आपके रेनॉल्ड के चलते हैं, ये आपके इंपोर्ट होते हैं। आपके ट्रालर हो गए, जो हम ट्रालर देखते हैं, मित्सुबिशी के ट्रालर चल रहे हैं, वॉल्वो के चल रहे हैं, सारे इंपोर्टेड है। आप फिर देखें सर, वो तो बने बनाई आ रहे हैं। और अगर हम सिर्फ एक हीनो की बात करें तो उसमें भी 50% तो बाहर से। सबसे सस्ता ट्रक हीनो का ही मिलता है पाकिस्तान में, हम्म, सबसे सस्ता वही मिलता है, और उसके बिल्कुल। अंदर फंक्शन भी ना होने के बराबर। उसी हीनो के ट्रक आप जापान में जाके देखें, हम्म, जापान में वो ट्रक सर महल की तरह, अंदर पता नहीं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। इधर वो ट्रक देखे तो अभी तक ऐसा लगता है कि हम 80 के जमाने से ही बाहर नहीं आ रहे। तो अब एक उसके ये पीछे चीज। वैसे ही अताउल्ला का फोटो लगा हुआ है, वो राहिल शरीफ का किसी का फोटो लगा हुआ है, वो आगे वो बड़े हाँ ऐसा ही, ऐसा ऐसा वो- ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही है। हम्म, वो बादशाही फीलिंग लेते हैं तस्वीरें लगा के लोगों की। तो ये है। आप इंडिया में देखें, इंडिया में तो सर हर चीज ही बनती है ना। इंडिया में तो बस भी बनती है, तो आपके ट्रक भी बनते हैं, तो आपकी ये ट्रालर भी बनते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि इंडिया की अपनी कंपनीज बनाती हैं, फॉरेन कंपनीज बनाती हैं। यही वॉल्वो मित्सुबिशी की फैक्ट्री है इंडिया में। ये मर्सिडीज बेंज के जो बसेस होती हैं और ये मर्सिडीज बेंज की जो ट्रकें होती हैं डायमलर की, वो इंडिया में बनती हैं। निसान के डंपर इंडिया में बनते हैं, सैनी के डंपर इंडिया में बनते हैं। आप फिर अशोक लेलैंड है, टाटा की ट्रक्स हैं, महिंद्रा 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 और फोर्स मोटर्स वगैरह, और इचर मोटर्स, ये छोटी बनाती हैं मजदा टाइप गाड़ियां, वो सब इसके अंदर है, वो उधर ही है, बना रहे हैं। अशोक लेलैंड, टाटा ट्रक्स, ये बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो तो उधर है ही है। ठीक है, वॉल्वो हो गए, आपके मित्सुबिशी हो गई, दूसरी भी कंपनियां अभी जहन से निकल जाती हैं। लेकिन आप ये देखें ना, वो है। अच्छा, अब इसके अंदर आता है पाकिस्तान में क्रेनें कितनी महंगी है। हम्म, इंडिया में क्रेनें भी बनती हैं। अच्छा। इंडिया की खुद की कंपनियां भी बनाती हैं और बाहर की कंपनियां भी इंडिया में बनाती हैं। बाहर से जैसे आपका लाइबर हो गया, आपका कैटरपिलर हो गया, आपकी आपकी चाइना की सैनी हो गई, सनवर्ड ग्रुप हो गया आपका, चाइना का एक सनवर्ड इक्विपमेंट ग्रुप है।
वो हो गया, या आपका जापान का हिटाची हो गया, कोमात्सु हो गया, ये सबकी फैक्ट्रियां हैं इंडिया में। और इंडिया की खुद की भी कुछ कंपनीज है, एसीसीए है, एसीई, वो बनाती है। आपके वहां पर इंडिया में कोई दूसरी भी कंपनीज है जो बनाती हैं हैवी इक्विपमेंट्स, आपके ये कंस्ट्रक्शन वाले। पाकिस्तान में सब इम्पोर्ट, पाकिस्तान में इसमें तो कुछ भी नहीं बनता। कंस्ट्रक्शन साइड पे तो हमारे पास नट बोल्ट भी नहीं बनता, असेंबलिंग तो बहुत दूर की बात है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं। और इसमें देखिए ऑटो मैन्युफैक्चरर सर हर कॉन्टिनेंट पे जाएंगे। अब जो छोटे कॉन्टिनेंट है जैसे यूरोप है, तो वो एक ही मुल्क में फैक्ट्री लगाते हैं, उससे पूरे यूरोप को सप्लाई करते हैं। अमेरिका में भी ऐसे ही करते हैं, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में भी ऐसे ही करते हैं। एशिया बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, 55-58 पता नहीं कितने मुल्क हैं। तो एशिया में सर वो ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्ट्रियां लगाएंगे। 2 फैक्ट्रियों से वो पूरे एशिया को एक्सपोर्ट करेंगे और उस मुल्क को भी करेंगे। उन 2 फैक्ट्रियों को लगाने के लिए सर फिर आपको इकोसिस्टम देना पड़ता है। टैक्सेस हो गए आपके, पहले तो आप स्पेयर पार्ट कंपनीज को लेके आए कि आओ पाकिस्तान में स्पेयर पार्ट बनाओ। जिस दिन स्पेयर पार्ट बनेंगे ना, कार मैन्युफैक्चरर को लाना बड़ी बात नहीं है, वो आ जाएगी, क्योंकि उसको सस्ता पड़ेगा ना पाकिस्तान में स्पेयर पार्ट, उसको तो बगल में मिल गया, ये रहा। तो आप पहले इकोसिस्टम को लेके आओ। इकोसिस्टम आ जाएगा ना, तो वो फाइनल प्रोडक्ट जो बनाने वाला है, कि मर्सिडीज आ जाए, ऑडी आ जाए, वो आ जाएगी। वो आज इसीलिए नहीं आते क्योंकि उनको वो नजर आ रहा है कि भाई स्पेयर पार्ट हमें इंपोर्ट करने, टायर हमें इंपोर्ट करने, इंजन हमें इंपोर्ट करना। तो फिर कहां से काम होगा? पाकिस्तान में सर एल्यूमिनियम की फैक्ट्रियां नहीं है, एल्यूमिनियम की नहीं है, आपकी यहाँ पर कॉपर की रिफाइनरी नहीं है पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान से कॉपर निकलता है, लेकिन पाकिस्तान में कॉपर की रिफाइनरी नहीं है। पाकिस्तान से कच्चा कॉपर कहीं और जाता है, रिफाइन होता है, फिर हम उनसे फिर पक्का वो रिफाइन हुआ हुआ कॉपर खरीदते हैं। अब ये वही बात आ गई ना, दिमाग, विजन नहीं है। ये वही बात है, विजन और दिमाग की बात है, फारिग है दिमाग से। तो सर ये वो वाली बात है। अब बाकी अगर देखें, क्या पाकिस्तान में मोटरसाइकिलों का देख लें, लोगों की ये गलती है। मैं बिल्कुल मैं इधर ही आने लगा था, आप खुद ही आ गए। तो मोटरसाइकिल की अगर मार्केट देखें पाकिस्तान के अंदर, चाइना छाया हुआ है यहाँ पर, हर चीज चाइना की आ रही है। अच्छा, लेकिन जो मॉडल्स हैं वो इंडिया की तरफ हम देखते हैं तो हमें वहाँ पर बड़े खूबसूरत किस्म के बाइक्स नजर आते हैं, बड़ी खूबसूरत गाड़ियां, जो मोटरसाइकिल है बड़े ही शानदार है। लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे मेरे वाले साहब चलाते थे, या उनके वाले साहब के पास जो थी, वो आज भी वैसे ही डिजाइन है, सिर्फ जो टैंकी है ना उसके ऊपर नम पट्टी चेंज कर देते हैं, कहते हैं जी नया मॉडल आ गया। एक तो ये मैं जानूंगा, और दूसरा ये है कि इसमें चाइना जिस तरह छाया है उसका म्यार इतना गिरा दिया है कि 2-3 साल बाद वो मोटरसाइकिल फारग हो जाती है। इंडियन भी ऐसे ही है, इंडिया की मार्केट और पाकिस्तान की मार्केट को आप कंपेयर अगर करें तो क्या देखेंगे? इंडिया की मोटरसाइकिलें सर ऐसी टफ हैं कि आप उनको चलाएं तो बस चलाते नहीं, अंग्रेज दीवाने हैं इंडियन मोटरसाइकिल्स के। आप देखें ना, टीवीएस, बजाज और आपके ये टीवीएस और बजाज तो दुनिया की सबसे बड़ी मोटर वो ऑटो आ जाते हैं टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में। और बाकी आपका रॉयल एनफील्ड के तो सर दुनिया के गोरे आपके दीवाने हुए हैं। बीएमडब्ल्यू और हार्ली डेविडसन छोड़ के तो रॉयल एनफील्ड पे बैठे हुए, तो आप खुद अंदाजा लगा लें क्या क्वालिटी होगी। बात आई पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सर सिर्फ एक टंकी पे स्टिकर और दूसरा रनिंग पेज पे साल चेंज होता है कि किस साल में खरीदी थी। 2 चीजें चेंज होती हैं बाकी सब सेम ही होता है। पाकिस्तान में सर देखे गलती, अगर मैं मोटरसाइकिलों पे बात करूं डिटेल में, अब क्या बात करें, सभी को पता है वही गाड़ियों वाला हिसाब किताब ही है। लेकिन मोटरसाइकिलों में तो सर बिल्कुल ही अंधी हुई हुई है, गाड़ियों से ज्यादा भी अगर कहीं अंधाधुंध कोई चल रहा है ना कारोबार मोटरसाइकिलों का, क्यों खरीद रहे हो तुम नए स्टिकर वाली? अब सर मेरा जो मैनेजर था अभी नहीं है, वो हर साल नई बाइक खरीदता था 125, बोलता था नए स्टिकर के। अच्छा। मैंने बोला स्टिकर ही तो है, उतार के दूसरा चिपका दे, खरीद के नहीं क्यों खरीद रहा है भाई? अब ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों की वजह से ये कंपनियां चल रही हैं। यार तुम्हें 1 साल सिर्फ बंद करना है, कंपनी को डुबाने में ना सालों नहीं लगते। तुम 6 महीने मत खरीदो, 6 महीने में कंपनी की अकल ठिकाने आ जाएगी। 6 महीने में तुम्हें जो चीज चाहिए ना तुम्हें बना के देगी वो कंपनी। मुल्क को डुबाना नहीं है कि तुम्हें 10 साल जदोजहद करनी है, इंकलाब लेके आना है, आजादी की हकीकी जंगें लड़नी है। कंपनी की तो बंद करवानी है, 6 महीने खड़े हो जाओ, बोलो हम तुम्हारा सामान नहीं लेंगे जब तक तुम हमें ये नहीं देते। सेफ्टी है नहीं, सिक्योरिटी।
अभी तक हमारे पास वो तीली वाले टायर, पूरी दुनिया में सर रिम चल रहे हैं मोटरसाइकिल में, हमारी वो तीली वाले टायर। ट्यूबलेस टायर भी आजकल वो नेमत है, वो ट्यूबलेस टायर की तो कीमत ही अलग होती है। जी उसके बाद आपको देखे ना हमारे मीटर कैसे हैं, सेल्फ स्टार्ट को इधर लग्जरी समझा जाता है, सेल्फ जी स्टार्ट को सिर्फ लग्जरी समझा जाता है। इंडिया में देख ले वो बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट नहीं है, आज के समय में सेल्फ स्टार्ट नहीं है, मुझे किक मारनी पड़ेगी। उधर उनकी सोच ही अलग चली गई है। उनको सर इतना एडवांस में वो एक देख रहा था टीवीएस की बाइक है ना, अब मॉडल जो यानी उसके अंदर यूएसबी भी है, तो नीचे स्पीकर भी है, तो वो ब्लूटूथ भी है बाइक के अंदर। बाइक के अंदर ये सब है। और फिर बाइक भी 400 सीसी, अच्छा ऐसी नहीं हल्की फुल्की, 400 सीसी, एबीएस ब्रेक लगे हुए हैं, पूरी सेफ्टी और रिम वगैरह। अच्छा इंडिया में ये भी मैंडेटरी है ना, एबीएस ब्रेक होने चाहिए, रिम वाले टायर होने चाहिए और ट्यूबलेस होने चाहिए, वो तीलियों वाले टायर। ये गवर्नमेंट ने काम किए हैं। अब देखिए इसके अंदर गवर्नमेंट को क्रेडिट है, गवर्नमेंट भी कुछ सख्तियां करे ना भाई कार मैन्युफैक्चरर और ये टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर पे। आधी चीजें तो गवर्नमेंट की सख्तियों से सुधर जाएगा, बाकी बच्चा जो बाकी आधा है वो आवाम को करना पड़ेगा। ऐसे ही है। अभी देखिए रेट कितना हो गया, मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख से ऊपर का ही है ये जो 70 है, हाँ CD 70 तकरीबन। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। एक और लाख दो साठ लाख बासठ 62,000 ऐसा कुछ है। हाँ जी, और 2 लाख समथिंग की 125 हो गई है। सर 2.5 लाख तक पहुंच गए, 240 के आसपास कहीं जाके बैठती है तो 125 पूरी हाँ जी रजिस्ट्रेशन करवा के। और बिल्कुल नाकस है, बिल्कुल नकारा, कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं और कहते हैं जी हाँ जी यही है लेनी है, हमने पता नहीं समझ से बाहर है। असल में बात यह है कि इनका यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, कोई अच्छी कंपनी नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं और उनका आपस में एक हेल्दी कंपटीशन चलता है कि एक मॉडल अगर किसी ने निकाला तो उसके मुकाबले में दूसरी कंपनी उससे बेहतर निकालने की कोशिश करती है। यहाँ पर वही नहीं भेड़ चाल चलती आ रही है, चलती आ रही है। नहीं वो बात आपकी बिल्कुल सही है सर, लेकिन अवाम क्या पागल है? यार तुम 70s की होंडा उठाओ, वो भी ऐसी दिख रही है, 2023 की होंडा भी अगर वैसी दिख रही है तो फिर अवाम पागल है सर, फिर अवाम पागल है। 40 साल तुम लोग अवाम ने अगर अच्छी एक चीज देखी नहीं ना भाई, अवाम ने अच्छी चीज देखी नहीं, यहाँ की अवाम नहीं ने सर, अच्छी चीज तो देखी नहीं नहीं। नहीं ये नहीं मानूंगा, उन्होंने उनको भले बाकी चीजों के बारे में ना पता हो, उनको दुनिया में गाड़ियां कितनी मॉडर्न आ रही है, मोटरसाइकिलें कैसी हैं दुनिया में, ये पता है पाकिस्तानी अवाम को, ये तो चीज वो सर तो आपको। पता है, लेकिन अपने मुल्क में नहीं ना पता, अपने मुल्क में उन्होंने नहीं ये देखी ना। दुनिया का तो उनको पता है कि सर दुनिया में ऐसे हो मोबाइल रहा है। पे तो देखिए, आप मोबाइल पे देख के ही तो मांगते हो ना, हम्म, आप और सही है। कैसे मांगते हो कंपनियों से? इंडिया में भी सर आपको पता है ना, बजाज का वेस्पा आता था, ओ बजाज का पुराना स्कूटर खटारा, जी जी, नीले आवाम ने कलर भी। का। हाँ ये अब देखे ना, पहले क्या गवर्नमेंट ने थोड़ी सख्तियां की, 91 की लिबरलाइजेशन में थोड़ा कंपटीशन बढ़ा, बाहर की कंपनी आई, एक या दो आई, ज्यादा नहीं आई। लेकिन फिर अवाम ने भी मांगना शुरू किया, अवाम की जब आमदनी बढ़ी तो अवाम ने भी मांगना शुरू किया, भाई हमें दो, हमें ऐसा चाहिए, हमें ऐसा, वो देखो उस मुल्क में ऐसी मोटरसाइकिल है, तुम क्यों नहीं बना के दे सकते? हम्म, तीनों चीजें सर साथ चलेंगी, और देखिए 40 साल में अगर कोई बदलाव नहीं है ना, ये फिर अवाम की गलती है। इसके अंदर गवर्नमेंट को भी क्या बोला है, अवाम भी लाइनों में सर ओन देती है। वो मेरा जो मैनेजर है वो ओन देता था 125 पे, वो इतना पागल था 125 के पीछे। मैंने बोला तो अच्छा डिले कितना होगा, कोई बोलता है ना 6 महीने बाद आए ना, डिले एक हफ्ते बाद मिल जाएगी, नहीं भाई मुझे आज के आज ही चाहिए, आज के आज वो 15,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, इतना कोई पागल। और बाइक मुझे सही। टक्का नहीं पसंद थी उसकी 125, मेरे को खार ऐसी चढ़ती थी, मैं उसको तोड़ के फेंक दूं। हम्म। अच्छा दीपक भाई, सारी चीजें हो गई, एक चीज रह गई, रह तो वैसे दो चीजें रह गई। एक तो ट्रेन रह गई, रेलवे रह गई, और एक एयरलाइन रह गई। एयरलाइन कभी फिर हम करेंगे उसके ऊपर। आज हम पाकिस्तान रेलवे और इंडियन जो रेलवे है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर इंडिया में देखें कि वो वंदे भारत एक ट्रेन चली है, बहुत ही हाई स्पीड है और बड़ा चर्चा है, पता नहीं कितनी 30-35 के करीब शायद होगी ट्रेन, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, क्योंकि हाँ मैंने ऐसा ऐसा ये कुछ तो है। अचानक ज़हन में आ गई बात, तो हम इस पे कर रहे हैं, इस पे मैंने कोई वर्किंग नहीं की। लेकिन मैं देखता रहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छी एक ट्रेन है। मोदी जी को भी मैंने देखा था कि वो उसमें उन्होंने सफर किया था और स्टूडेंट से वो बातें कर रहे थे, बच्चियों से। पाकिस्तान में जो मैक्सिमम वो देखे ना, उनकी स्पीड है मेरे ख्याल 160 से 200 के दरमियान में शायद चलती है। पाकिस्तान में मैं रेलवे में सफर करता हूँ तो मैक्सिमम जो स्पीड हमारी आती है
वो मुल्तान के करीब एक इलाका है जो, जहाँ पर जो अच्छा है ट्रैक हमारा, वहां पर 110 के करीब हमारी मैक्सिमम स्पीड होती है ट्रेन की, वो भी अगर इंजन अच्छा लगा हो। अदरवाइज सही। हमारी जो स्पीड है नॉर्मल, वो 80 से 100 के दरमियान है, यानी 80, 70, 80, 100, मैक्सिमम 100। वहां पर इतनी ज्यादा स्पीड। और एक मैं और आपको चीज बताऊं कि आज तक अंग्रेज जो हमें लाइन पटड़ी बिछा के दे गए थे वही हमारे पास है। कुछ हमने आगे कोशिश की थी बिछाने की, लेकिन अभी भी जो खानेवाल से लाहौर जो रास्ता फैसलाबाद ट्रैक है वो सिंगल है, वहां पर डबल ट्रैक नहीं है। अगर आमने सामने से गाड़ी आ गई तो एक गाड़ी को साइड पे रुकना पड़ेगा, और अगर कोई एक स्लो गाड़ी जा रही पीछे से फास्ट आ रही है तो स्लो गाड़ी को साइड पे रोक के वो फास्ट को गुजारेंगे। ये अक्सर हमारे साथ ऐसे होता है कि इसमें घंटों जाया हो जाते हैं। कैसे आप देख रहे हैं इंडिया के साथ, कैसे कंपेयर करेंगे ये पाकिस्तान का सिस्टम जो अंग्रेज हमें दे गए, हम आज तक वही चला रहे हैं, और वो आए दिन नई से नई ट्रेन, नई से नई डेवलपमेंट वहां पर हो रही है। देखिए सर, पाकिस्तान के ट्रेनों में देखें जो पटरियां तो कभी नहीं बिछाई गई, रिपेयर की गई हैं, बिछाई कभी नहीं जी। की गई। लेकिन बीच में एक कोशिश ऐसी की गई थी कि क्या था कि लाहौर से शुरू किया कि लाहौर से लेके आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान का रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई करते हैं। तो लाहौर के आसपास के इलाके में 200 किलोमीटर तक इलेक्ट्रीफाई किया। पर जिस दिन वो इलेक्ट्रीफाई हुआ उसके अगले दिन वो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग गुम हो गई, चोरी करके लोग चले गए, बेच दी। तो अब क्या ना, अच्छा, अब आपने एक स्पीड की बात की, देखें ट्रेनें तो सर देखें भागती हैं। अब देखें वंदे भारत पाकिस्तान में लेके अच्छा, आएंगे मैं तो क्या मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ, एक बात है वो इसमें मैं डाल दूं कि जो ये पटड़ी होती है ना, रेल जो होती है उसके दरमियान में उसको जो जोड़ा जाता है, वो आपने देखा होगा कि लकड़ी मैं के साथ वही बात कर जोड़ते रहा हैं। था। जी 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 वो जी। अंग्रेजों ने जोड़ी हुई है। इन्होंने सीमेंट की, कंक्रीट की डाली थी, वो टूट गई सारी, जितनी इन्होंने डाली थी वो सारी टूट गई। उसके बाद दोबारा जो पुरानी इन्होंने निकाली थी वही डाल दी है। मैं वो उसी पे आ रहा था। ये जो आप कह रहे हैं ना कि वंदे भारत को अगर हम पाकिस्तान भी लेके आ जाए, क्या पाकिस्तान के रेल ट्रेन के ट्रैक क्या उस स्पीड को बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं। उसकी वजहें बहुत सारी हैं। पहली बात तो सर, ट्रेन ट्रेन के ट्रैक पे होता है कि मालगाड़ी चलेगी कि पैसेंजर गाड़ी। और पैसेंजर गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उस हिसाब से जो फीडर होते हैं, जो कंक्रीट के नीचे ब्लॉक रखे जाते हैं जिसको फीडर कहते हैं, उसमें किस किस्म का कंक्रीट इस्तेमाल करना है, उसको कितना मजबूत बनाना है। देखिए शक्ल और साइज सेम रहेगी, मैं आपके सामने 4 फीडर रख दूंगा, एक फीडर आपके हाथ से टूट जाएगा और वो भी कंक्रीट का होगा, लेकिन एक फीडर होगा जिसे क्रेन तक नहीं तोड़ पाएगी, वो भी कंक्रीट का होगा। कंक्रीट में भी किस्म होती है, देखने में सब एक जैसे होंगे। तो भाई आपको इधर कौन सा फीडर, पाकिस्तान में फीडर नहीं बनते, इंपोर्ट हम करते हैं बाय द वे। अब रेलवे ट्रैक की जो लोहे की बात करते हैं, लोहे की किस्म होती है, आप एडवांस करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके, बहुत सारी चीजें आजकल आ गई हैं। अलग अलग मेटल्स को मिक्स करते हैं ताकि आप उसकी स्ट्रेंथन कर सकें उसकी, और एंड्योरेंस को, और हीट रेजिस्टेंट कर सकें उसको, फ्रिक्शन के हिसाब से भी कर सकें। अब साइंटिफिक चीजें तो मैं नहीं इधर समझा सकता। लेकिन आप अब देखें पाकिस्तान में जो ट्रैक अगर अभी भी जो बनते हैं, जो रिपेयर करने के लिए ये जो चेंज करते हैं, कितना ट्रैक होता है, 2 बंदे उठा लें इतना ट्रैक होता है। और वो पता नहीं कितना होगा, 7 फीट 6 फीट इतना ही लंबा होता है। जी। इंडिया में सर 1.5 किलोमीटर लंबा तक एक ट्रैक निकलता है फैक्ट्री से, अच्छा। 1.5 किलोमीटर लंबा। अब पाकिस्तान में 2 ट्रैक को जोड़ते कैसे हैं, वो जोड़ते इस तरीके से हैं कि जुगाड़ी वेल्डिंग कर लेंगे और वेल्डिंग करके फिर उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के नट लगा देंगे, ठीक है। जी। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने वो लेजर आपकी जो होती है लेजर वेल्डिंग, वो मशीनरियां लेके आए। मशीन के बीच में यहाँ से एक रॉड डालो 1.5 किलोमीटर वाली, यहाँ से 1.5 किलोमीटर वाली, फिर 2 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा लेजर वेल्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसा वेल्ट हुआ, ऐसा वीआईपी वेल्ट हो वाह। जाएगा। और आपकी 3 किलोमीटर की पटड़ी 2 मिनट में तैयार। हम्म। और फिर उधर देखे मशीनों से आपकी ट्रेनें वो ट्रैक बिछाए जाते हैं, अगर आपने देखी हो यूट्यूब पे, वो मशीन ऑटोमेटिकली फीडर भी बिछा रही है और वो ट्रैक भी बिछा रही है, सब ऑटोमेटिक काम हो रहा है। लोग सिर्फ खड़े होकर साइड में नजर रख रहे हैं कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। सारे इंजीनियर हैं उधर, उसमें मजदूर कम है, इंजीनियर ज्यादा है जो उधर खड़े हुए हैं। ये भी सर एक चीज है। तो पाकिस्तान हमारे में सर इंजीनियर होता नहीं, सारा काम मजदूर करते हैं। यहाँ के मजदूरों को इंजीनियरों से ज्यादा आता है सर। मैं पाकिस्तान के मजदूरों की इज्जत ज्यादा करता हूँ क्योंकि इनको इंजीनियरों से ज्यादा आता है पाकिस्तान के। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब देखें ना आगे आप जाएं तो अब ये चीजें हो गई, उसके बाद आप देखें इंडिया पाकिस्तान में कभी वो
इंपॉर्टेंस नहीं दी रेलवे को, कि भाई पहले दिमाग में था कि भाई फैक्ट्रियां तो सारी सिंध में ही है, तो सिंध से बाकी रेलवे मालगाड़ी डालने की जरूरत क्या, पंजाब में एक है काफी है। फ्यूचर का नहीं सोचा ना कि भाई 50 साल बाद तो काफी नहीं होगा, ये आज काफी है ना। पहले ये दिमाग फारिक है। फिर बलूचिस्तान केपी को नहीं जोड़ा, क्योंकि आपको पता ही है बलोच और पश्तून लोगों को साथ कैसे व्यवहार किया जाता है पाकिस्तान में, तो वो सिंध मजबूरी है। अगर ये सिंध अंदर होता और पंजाब बाहर होता तो शायद सिंध में भी ट्रेन नहीं होती। ये भी एक हकीकत है। तो पर बस क्या कर सकते हैं अब इसके ऊपर, आप देखें ना ये। अच्छा, पाकिस्तान कितना छोटा है, इंडिया को अभी लग गए, इंडिया में अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और अभी अब उस दिन हम बात भी कर रहे थे कि आने वाले 24 साल में तो और पता नहीं 20,000 किलोमीटर, ये तो वो 4,500 किलोमीटर तो बुलेट ट्रेन, तो ये तो वो करेंगे। लेकिन सर पाकिस्तान में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना सा तो मुल्क है पाकिस्तान। आपको प्लानिंग करनी है, 6 साल 7 साल या 10 साल में भी तैयार हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। आप कनेक्ट करें। अच्छा, आप देखिए इंडिया के देखिए वंदे फैसलाबाद, भारत क्या होता मैंने है। मैंने ट्रेन पे अगर आपको मिलने आना हो तो मुझे 24 घंटे चाहिए, 24 घंटे बाद मैं पहुंचूंगा। सर मैं अपनी गाड़ी में इधर कराची से फैसलाबाद इससे जल्दी पहुंच जाऊंगा। कितनी देर में पहुंचे? मैं लाहौर सर 11 घंटे में पहुंचता हूँ कराची से। हम्म। और रेलवे कितनी, तो फिर लाहौर तो से कराची की रेलवे कितना लेती है, 36 घंटे। सर 36 भी लेती है, 26 ट्रेन एक अच्छा, टिकट में 26 होता है, वो नहीं आप मैं पता नहीं फास्ट कितना ट्रेन की लेती है। बात, सबसे हमारी जो फास्ट ट्रेन है वो कराकरम एक्सप्रेस है, हाँ जो यहाँ से चलती है ना, मैं उसकी सर, बात मैंने कर रहा हूँ। 26 भी पकड़ ले, मैं अगर लाहौर को टच करके वापस आ जाऊंगा। अगर मैं मिल्लत एक्सप्रेस पे बैठूंगा या किसी और पे बैठूंगा तो मैं 36 घंटे में बाद ही पहुंचूंगा यहाँ हाँ ऐसा ही है। तो अब सर अब से। ये है, अब क्या कर सकते हैं। मैं अब आप तो मैं गाड़ी में आज फैसलाबाद आपके पास जल्दी पहुंचूंगा, जितनी देर में आप फैसलाबाद से मेरे पास ट्रेन में आएंगे। इवन कारोकरम जिसको आप तेज कह रहे हैं, मैं उससे भी जल्दी पहुंचूंगा। ऐसा ही है, वो भी 24 घंटे में पहुंचती है। हाँ तो उससे पहले ही है फैसलाबाद। हम्म। लाहौर 11 घंटे, तो फैसलाबाद कितना रह गया पीछे, कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो अच्छा, सर हम बस भी अब कभी अपनी जिंदगी में देखेंगे बुलेट ट्रेन चलेगी हमारे भी यहाँ पर, कोई अच्छी ट्रेन चलेगी, हम नहीं भी नहीं सर, जिंदगी में कराची तो का सफर देखेंगे। हमारा भी कोई। नहीं मैंने भी देख ही ली जिंदगी में, पर ये फर्क है कि हमने बाहर जाके देखी। बाकी देख लिए, जिंदगी में देख लेंगे। अब पाकिस्तान में चलते हुए देखेंगे नहीं देखेंगे वो एक अलग बात है। देख लिए हमने भी, तो बैठ भी सही है। गए, उसके अंदर सफर भी कर लिया। बाकी देखिए हम्म। पाकिस्तान का जो अब इंडिया में वंदे भारत है, वंदे भारत का आज मैं एक पढ़ रहा था, वंदे भारत के पीछे गवर्नमेंट पता है क्या कर रही है सर। गवर्नमेंट चाह रही है जो छोटे रूट होते हैं ना, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे वाले, मतलब जिसमें बंदा ज्यादा बोर ना हो, कि बैठे और बातें करते करते सफर हो जाए, छोटा छोटा रूट। उन इंडिया में जितने छोटे रूट है, उन हर छोटे रूट पे वंदे भारत चले। तो मैंने आपको उस दिन बताया कि 4,500 वंदे भारत अगले 24 सालों में। इंडिया में सर आज के टाइम पे 12,000 ट्रेनें हैं पैसेंजर। मालगाड़ी की बात ही नहीं कर रहा, मालगाड़ी अलग है। पैसेंजर 12,000 ट्रेनें हैं इंडिया में। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। फिर इंडिया ने क्या किया सर, वो ट्रेन आपने देखी है लग्जरी ट्रेन इंडिया में, जो हम्म। टॉप 10 लग्जरी ट्रेन हैं, जो टूरिस्ट ट्रेन जिसे कहते हैं, एक्सप्लोर किया। आप यही पाकिस्तान में भी तो कर सकते हैं ना, कि बलूचिस्तान के पहाड़ों से घुस के तो केपीके की वादियों में, तो वहां से कश्मीर से यूं ढलान से आके पंजाब के हरियाली खेतों में टूरिस्ट ट्रेन चला देते हैं। नहीं, नहीं चलानी, दिमाग ही नहीं, विजन ही नहीं है ना, आगे आगे का थोड़ा सोचना है। हाँ बजट देंगे रेलवे को सर, बजट मिलता है, काम नहीं करना उसमें, क्योंकि वो बजट अंदर ही घूम के फिर जेबों में चला जाता है। आपको भी पता है तौर तरीके क्या होते हैं। अच्छा, इनमें कुछ हमारे लोगों का भी कसूर मानते हैं? मैं सफर कर रहा था ट्रेन में, तो मोबाइल चार्जिंग के जो पॉइंट थे ना वो बंद कर दिए उन्होंने। मैंने कहा यार ये आपने क्यों बंद कर दिए, हर बंदे की जरूरत है, हर बंदे ने मोबाइल चार्ज करना है, तो आपने बंद क्यों किए? कह रहे जी ये लोग जो यहाँ पर अपने वो हीटर लेके आए थे, को केटल लेके आया, वो इनके साथ वो लगाते हैं तो वो हमारा सारा सिस्टम जल जाता है। लोटे तक उठा लेते हैं हमारी ट्रेनों के अंदर, आपको पता है कि लोटे पड़े होते हैं, वो लोग उठा के ले जाते हैं, लाइटें उतार के ले जाते हैं, पंखे उतार के ले जाते हैं। तो बिल्कुल। कहीं हमारा भी कसूर है कि हम भी नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई तरक्की हो? हमारा सबसे आखिर में कसूर है, सबसे कम हमारा है। हम्म। अगर ट्रेनों की बात करें, ट्रेनों वाले मामलात में, ट्रेनों हम्म। क्या है सर, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो, हमारी बसों में कौन सी ढंग की ट्रांसपोर्टेशन है हमारी।
ना बसों की ढंग की है, ना एयरपोर्ट की ढंग की है, ना ट्रेनों की ढंग की है, सारी ही ऐसी की ऐसी है। इसमें अवाम का सबसे कम से कम कसूर है और सबसे आखिर में कसूर अवाम का आता है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट्स का और ये मिनिस्टरों का है जिनके हवाले ये है। इसके अंदर आप ये कह सकते हैं 99% उनका कसूर है, इसमें अवाम का 1% है। यार पहले ढंग की चीज दो, फिर लोगों को बोलो कि तमीज सीखो। अब मैं घर में अकेले बैठ के फिर आप तमीज कैसे सिखाएंगे बच्चे को? आपको बच्चे को तमीज के लेक्चर देने के बाद उसको बाहर भी तो लेके जाना होता है दूसरे लोगों में, जहां पर वो बिहेव करे, प्रैक्टिस करे कि बेटा सलाम करो, बेटा हेलो बोलो, अंकल से मिलो, ऐसे नहीं बोलो, चुप नहीं बैठो, कुर्सी पे ढंग से बैठो। ये घर में बैठ के तमीज कैसे सिखाई जाती है? तो ढंग की ट्रेनिंग दोगे तो अवाम को फिर 4 गालियां भी दे देना, लेकिन हम्म। अभी तुम नहीं दे सकते। अभी अवाम की गलती नहीं है। ट्रेनें कौन सी इन लोगों ने फर्स्ट क्लास दी है? यही कारो सर, मैंने खुद देखा कारो कर, मैं कभी अच्छा बाय द वे पाकिस्तान की ट्रेन में कभी सफर नहीं किया। मैं एक दफा भी पाकिस्तान की ट्रेन में नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैंने अच्छा। ट्रेन स्टेशन, हाँ ट्रेन स्टेशन पे मैं बहुत दफा गया हूँ। सर कारो कारो पे लोग नीचे बैठे हुए डब्बे में। तो तुम पहले ट्रेनें तो ढंग की दो, फिर लोगों को बोलना कि तमीज सीखे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपसे अब मैं जानूंगा कि जो इंडिया में ये वंदे भारत है, ट्रेन है, ये काफी ज्यादा उन्होंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो डाली, ये सारा कुछ किया, इसको स्पीड भी अपग्रेड की है। उन्होंने आया कि जो ट्रैक थे, जैसे हमारे अंग्रेज हमारे पास छोड़ गए थे, उन्होंने अपने ट्रैक भी चेंज किए हैं, या उनके पास भी जैसे हमारे पास अंग्रेजों के चल रहे हैं? हमारे देखे कि मैंने फैसलाबाद के जो रेलवे स्टेशन है उसकी वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो के अंदर जो देखने वाले थे वो ये कह रहे थे, इंडिया के जो लोग हमारे दोस्त भाई हैं, कि ये हमें ऐसे लग रहा है ये जैसे कि 60-70 का हो। तो जाहिर बात है वो 60-70 से भी पहले का अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग है। इंडिया के अंदर जो स्टेशन है, खास तौर पर उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेशन का, वो भी नया सारा उन्होंने डेवलप किया है, या वो भी पुरानी बिल्डिंग्स अभी चल रही हैं? और जो ट्रैक वगैरह है सारे उनके, वो भी उन्होंने नए बनाए सारे, या अभी भी वो पुराना सिस्टम उनके पास भी चल रहा नहीं नहीं सर, बाकी अगर आप मैं स्टेशन के अलावा अगर बात करूं, ट्रैक हो, ट्रेनें हो, चाहे ट्रैक के ऊपर सिक्योरिटी कैमरास होते हैं, ट्रैक के ऊपर आपकी इंटरनेट की वायरें भी होती हैं, ट्रैक के ऊपर आपकी बिजली की वायरें, और रेलवे ट्रैक का एक अलग ही ट्रांसफार्मर, एक अलग उसका होता है, क्योंकि ट्रेनें सर एसी पे नहीं चलती, वो डीसी पे चलती हैं। तो उनका कोई एक ट्रांसफार्मर नहीं, तो उनका पूरा का पूरा ऐसा पूरा एक प्लाट पे जाके पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम लगता है जो आगे 500-600 किलोमीटर तक देता है, फिर वहां पर दूसरा लगेगा। तो ये सारा है। इंडिया ने सर नया किया, अपडेट करते रहे टाइम टू टाइम, टाइम टू। बस ये था कि 14 से पहले बहुत स्लो था, 14 के बाद तेज हो गया, लेकिन ये 47 से ही करते आए हैं। ट्रेनों को फैलाना, ट्रेनों को करना, सर 12,000 ट्रेनें ऐसे ही थोड़ी ना हो गई हैं। और 12,000 ट्रेनें, हम ट्रेनें बढ़ी हैं तो सर ट्रैक भी बड़े, जाहिर सी बात है, अंग्रेजों के दिए हुए इतने से ट्रैकों पे वो थोड़ी ना इतनी ट्रेनें चलेंगी, आपस में मैंने टकरा। सिग्नल के ऊपर, जो सिग्नल सिस्टम है पाकिस्तान रेलवे का, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने यहाँ जाके उनसे इंटरव्यू लिया था, जो सिग्नल मैन है उनसे। वो कह रहे अंग्रेजों वाला से पहले कह रहे हमने चेंज करने की कोशिश की है, हमारे एक्सीडेंट हुए, काफी सारे एक्सीडेंट हो गए थे, जो नया सिस्टम लगाया, तो दोबारा सारा उन्होंने सिस्टम लगा उतार के अंग्रेजों वाला दोबारा से लगा दिया। तो दुनिया कैसे फिर वो जदीद सिस्टम बना रही है, हमारे क्यों नहीं कामयाब होता जो जदीद सिस्टम है? स्टेप 1 लिया, स्टेप 2 लिया ही नहीं ना। स्टेप 1 क्या था, सिग्नल लगा लिया एडवांस। ट्रेनों को भी तो एडवांस करना होता है, ट्रेन के ड्राइवर को भी तो सिखाना होता है कि सिग्नल कैसे देखना और समझना कैसे है। स्टेज 2 नहीं लेते पाकिस्तानियों का, ये बहुत बड़ा मसला है इंडिया में। अच्छा अब इंडिया में तो हर चीज ही उधर बनती है, उनके तो सिग्नलिंग सिस्टम तो पता नहीं क्या, डेटा, आपको डेटा सेंटर्स हो गए। अच्छा रेलवे का इंडिया में डेटा सेंटर भी है, क्योंकि अब उन्होंने पूरा डिजिटाइज, रेलवे भी डिजिटाइज कर दी है सारी की सारी, हर चीज। रेलवे के आप किचन देखें, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा सर, रेलवे का किचन देखें, और आपको एक एरोप्लेन का किचन देखें जो एयरलाइंस के होते हैं, दोनों के किचन में आप फर्क बता दें मेरे को। एक किचन में सिंगापुर एयरलाइंस और एमिरेट्स का खाना बनता है, और एक किचन में इंडियन रेलवे का खाना बनता है, आप मेरे को फर्क बता दें दोनों। वाह। लेकिन सर वो क्वालिटी की बात है। अब देखें वंदे भारत है, इंडिया में स्टेशन पे मैं आऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं, वंदे भारत की जो मैं बात कर रहा था, छोटे रूट्स पे चलेगी। एयरलाइंस का बिजनेस डैमेज क्या हो रहा है, इससे क्या होगा कि एयरलाइंस का बिजनेस डैमेज होगा, छोटे रूट्स पे अब एयरलाइन नहीं चलेंगी। तो एयरलाइंस को री इन्वेंट करने के लिए गवर्नमेंट मजबूर कर रही है कि बेटा अब तुम लोग थोड़ी मेहनत करो। तो फिर देखें दोनों हैंड इन हैंड चलता है। ये क्या कंपटीशन है,
रेलवे गवर्नमेंट की है, एयरलाइन प्राइवेट है, आप दोनों मिलकर आपस में कंपटीशन कर रहे हैं बिजनेस में। अब स्टेशन की बात पे आ जाता है। इंडिया में कोई 7,000 से 8,000 के बीच में स्टेशन है, इतने। तो उसमें से सर अभी 11,500 स्टेशन आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आपने अगर एक दो स्टेशन भी आपने देखे हैं तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि सारे स्टेशन उसी लेवल के बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों को हल्का स्टेशन, अच्छा स्टेशन दिया है, छोटे शहरों को हल्का स्टेशन नहीं। जो अपग्रेड हो रहा है उसको फुल्ली मॉडर्नाइज किया हुआ है और इस तरीके से बना रहे हैं कि स्टेशन पे बंदा पैर ट्रेन से उतारे तो टैक्सी में जाना चाहे तो टैक्सी उधर, बस, रिक्शा, जो मेट्रो, हर चीज को एक स्टेशन से कनेक्ट करने के, उसको स्टेशन के गेट से बाहर ना जाना पड़े। जो कराची कैंट स्टेशन पे होता है कि अंदर कुछ नहीं मिलता, फिर बाहर ही आपको ढूंढना फिरना पड़ता है। उसके बाद आप देखें ना, 1150 स्टेशन आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंडिया में 7,000 से ज्यादा सर स्टेशन है। तो इसमें सर टाइम तो लगेगा इंडिया में। जैसे मैंने कहा 4,500 वंदे भारत 47 तक आएंगी, तो ये 7,000 स्टेशन भी आपके 47 तक डेवलप होंगे जब डेवलप कंट्री हो जाएगा इंडिया, सब एक साथ होगा। बड़ा बहुत है ना सर मुल्क। अच्छा, आपको मैं एक और चीज यहाँ पर दिलचस्प इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जो हमारे स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती, अगर उन्होंने कोई मैसेज देना हो, आपको पता है वो कैसे देते हैं मैसेज? आपने देखी पत्थर वीडियो? पत्थर में पेपर डाल के फेंकते हैं। पत्थर में नहीं, वो इस तरह से एक रिंग लेते हैं, ऐसे रिंग, उसके ऊपर ये ऐसे मैसेज वो पेपर लगा लेते हैं और वो ऐसे लेकर खड़े होते हैं ऐसे, यानी कि वो होता है वो, जब वो गाड़ी पास से आती है वो हाथ ऐसे डालते हैं, वो पकड़ लेते हैं उसको, पकड़ के वो पेपर उतार के रख लेते हैं और उसको दोबारा से वहां पर फेंक देते हैं। ये सिस्टम अभी भी चल रहा है, यानी कि ये इस दौर में डिजिटल जो दौर है जहां पर हर चीज है, पाकिस्तान रेलवे के अंदर ये अभी भी अंग्रेजों वाला सिस्टम आज भी राइज है। ये देख लें आप कहते हैं कि जी हम आगे निकल जाएंगे, शहबाज शरीफ की बात कर रहा सर हूँ, इंडिया ये के तो बराबर सर ये तो अंग्रेजों की बेइज्जती हो जाएगी। अब हमें बाबा आदम का सिस्टम कहना चाहिए। ये जो बात आपने बताई ये बाबा आदम है, ये अंग्रेज नहीं है। वो उस टाइम की टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, तो ऐसे रिंग होती थी। ये हम्म, बाबा आदम का फिर बोल रहे हैं। हम्म। बाकी देखिए अब और बड़ी पाकिस्तान, महारत के साथ ड्राइवर पकड़ता है, बड़ी महारत के साथ पकड़ता है। हाँ अगर वो कोई तो वीडियो हाँ हुई सर। तो मैं यहाँ पर वो वीडियो लगा दूंगा ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको पता चल जाए कि मैंने पाकिस्तान के अंदर कराची अभी में भी ये देखा है, ये कराची में जो आपका दूसरा वाला जो स्टेशन है, कराची में दो स्टेशन है, जो दूसरा एक आगे आई चौधरी करवे, उधर तो पत्थर फेंकते हैं। अच्छा, हाँ, प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल जब उसके सर खाली में हो लगने। जाता है तो प्लेटफॉर्म का एक आखिरी कोना होता है ना, जहाँ पर लोग वोग नहीं होते, वो बिल्कुल आखिरी होता है, उसके बाद फिर वो पटड़ी शुरू होती है, वहां पर पत्थर फेंकते हैं ताकि किसी को हम्म, लगे भी ना। इतना दिमाग लगाते हैं ये लोग। आप ये देखें। नहीं, वो तो ड्राइवर फेंकता होगा ना पत्थर। हाँ 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 मैं हाँ। ये कह रहा हूँ कि स्टेशन वाले ने अगर कोई मैसेज देना है ड्राइवर को तो वो ऐसे पकड़ाता है ड्राइवर को। हाँ, सही है सर, अच्छा है। अब क्या बोलूं इंडिया मैं। वालों सीख लो हमसे कुछ, इंडिया वालों सीख लो हमसे कुछ। इतना सा वॉकी टॉकी आता है, वो वॉकी टॉकी इंडिया के, बाय द वे इंडिया के हर ड्राइवर के पास वॉकी टॉकी होता है, वो कनेक्टेड होता है। हम्म, ये नहीं कि अपना मोबाइल, हम्म, यहाँ पर ड्राइवरों को अपना मोबाइल इस्तेमाल करना। अभी वो एक खबर भी आई थी, मैं सुन रहा था फरवरी मार्च में, कि पंजाब, कोई ट्रेन इधर सिंध से पंजाब जा रही थी, तो बीच में उसने ड्राइवर ने रोक दी ट्रेन ने, उतर के उधर दूध लिया, दूध लेके फिर ट्रेन में चढ़ा, फिर ट्रेन चलाई है। ये अजीब ही हिसाब किताब है सर, अब क्या करें इनका। चले देविक भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एंड में हमारा मूड जो है वो खुशगवार कर दिया कुछ इस तरह की बातें बताकर। ये हमारे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से चल रहा है, गाड़ियों को लेकर, ट्रकों को लेकर, बसों को लेकर, आगे फिर बाइक्स भी देखें कैसी हमारे पास आज भी चल रही हैं, ट्रेनें भी कैसे चल रही हैं। हम तो एक ये चीज मैं समझ लें बोलना अगर, जी जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। अफ्रीका के जो मुल्क है ना सर, उधर भी सिस्टम यहाँ से मतलब वो भी एडवांस नहीं है, अमीर मुल्क नहीं है ना, तो उनके हम्म, पास जो बसें ट्रकें चलती हैं वो पाकिस्तान से भी पुरानी चलती हैं, पर हम्म, उनका निजाम है ना पाकिस्तान से बेहतर है। उनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से पुरानी है, पर उनका निजाम है, वो तरीके से चलते हैं। डिसिप्लिन अगर सीखना ना पाकिस्तानियों को, मैं कहता हूँ अफ्रीका जाओ, ताकि तुम्हें शर्म भी है साथ ही साथ। इधर तो बाकी तो नहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में तुम्हें शर्म तो आने से रही है अब। नहीं, शर्म हमें उधर जाके भी नहीं आनी।
चलिए दिवेक भाई, अपना ख्याल रखिएगा, काफी टाइम हो गया, अब हम सोना भी है, हमने आपने भी सोना होगा, तो हाँ, काफी वक्त हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दें। ठीक है। नमस्कार।